आज के इस क्लास से हम लोग 11th क्लास का मोशन स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं। वैसे जब एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किस किस का दिया हुआ क्या क्या डिस्कवरीज है वो दिया हुआ है। और वो इस बार सीबीएसई बोर्ड के कोर्स से हटा दिया गया है, जैसे लॉकडाउन की वजह से कोर्स को कर्टल किया गया है। फिर भी वैसे मैं चाहूँगा कि वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जानना चाहिए। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए। हालांकि क्वेश्चंस को इस पर नहीं खास बनता। सेकंड चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी है, इसलिए अभी हम उसको टच नहीं कर रहे हैं और हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन से शुरू कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि वो उसकी ज़रूरत क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, बट मुझे लगता है कि नहीं, वो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स। बट चूंकि बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में उसका अभी कोई खास डिमांड नहीं है, इसलिए हम लोग जो मेन कोर्स है वहाँ से शुरू करें। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन या इन वन डायमेंशन। इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पर है। अब क्या है एक्चुअली जो मैंने लिखा है मोशन स्ट्रेट लाइन, उसको आपने कभी सुना होगा या अभी भी कई बुक्स में लिखा रहता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन बोलें या रेक्टिलिनियर मोशन बोलें, बात एक ही है। और मोशन इन वन डायमेंशन क्या सोच के बोला गया है वो अभी थोड़ी देर के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे तो मालूम चलेगा। शुरुआत यह है कि फिजिक्स की ब्रांच है जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं। उस मैकेनिक्स में हम किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं और इस मैकेनिक्स को फर्दर तीन ब्रांचेस में बांटते हैं। वन इज स्टैटिक्स, अदर इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनामिक्स। So mechanics is what? It is a branch of physics dealing with the study of motion. Further, it has got three parts. One is statics. It is a study of the body at rest. और चूंकि यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट है, इसलिए इसमें कुछ बहुत पढ़ने का नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, जब हम इसको डायनेमिक्स से लिंक करके पढ़ते हैं तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन स्टैटिक्स में कुछ खास नहीं है। इसीलिए बहुत सारे बुक्स वाले स्टैटिक्स का नाम भी नहीं लेते। ये लेते हैं तो बस हल्का फुल्का। दूसरा है काइनेमैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है क्या? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मोशन। इनफैक्ट इसमें वी डोंट कंसिडर इनटू अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स। क्या जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं बॉडी के मोशन के लिए, वी डोंट कंसिडर इट इन अकाउंट। एक्चुअली कौन कौन से फोर फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर हो सकता है फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, किस फोर्स के कारण रेस्ट पे है, किस फोर्स के कारण मोशन में है, किस फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन है। लेकिन वो जो काम है वो हमारा डायनेमिक्स में। सो इट इज व्हाट? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मोशन। दैट मीन इट इज टोटली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मोशन। कुल मिला के ये सिर्फ मोशन के नेचर के बारे में है। क्या नेचर? मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, फास्ट है, स्लो है, इस तरीके से। Dynamics, it considers with what? It considers the factors responsible for the body motion, particularly forces. तो जब आप कारणों की स्टडी करते हैं, किन किन कारणों से बॉडी मोशन में आई, तो डायनेमिक्स बन जाता है। मोशन का नेचर क्या है वो आपका काइनेमैटिक्स बन जाता है। और जब बॉडी रेस्ट पे उस समय जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? स्टैटिक्स। अब सवाल ये उठता है कि मोशन क्या है। देखिए, मोशन के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक याद रखना चाहिए कि मोशन अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, एक कंपेरेबल टर्म है। पहले तो बताएं मोशन क्या है। तो बचपन में छोटे छोटे क्लास में 8th 9th में पढ़ के आए तो कोई भी कह सकता है अ मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अ मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ये कुछ लिटरल डेफिनेशन हो गया, ये कोई लिटरेचर पे चले गए। एक्चुअली होता क्या है, कभी भी अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदले, क्या मैंने कहा? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदले, तो हम कहते हैं बॉडी के पास मोशन। सो यू कैन, इफ यू वांट टू मेक अ नोट्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। ऑफ कोर्स ठीक है, मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन चलेगा, लेकिन
ये थोड़ा सा डिटेल डेफिनेशन। और ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, इसी चीज से ये क्वालिफाई होता है कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो भी इनफैक्ट रेस्ट भी मोशन का ही स्टेट है। क्या आप नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन। व्हाई, कैसे, वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और इट इज नॉट इन मोशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, with reference to whom, with respect to whom, with respect to what surrounding we are discussing it. For example, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, क्या any edible can be food for one and can be poison for other. कोई की भी सामान किसी खाने वाले के लिए हो सकता है खाना हो, किसी के लिए जहर हो। क्यों? वो डिपेंड करता है किसके लिए बात कर रहे हैं। सेम यहां पर है क्या कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे ही डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक चलती हुई कार में हमारे बगल में जो बैठा है वो हमारे लिए रेस्ट पे है, बाहर वाले के लिए मोशन में। तो इस ढंग से इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा रेस्ट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन। अब बात आती है मोशन की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की, मोशन के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की। तो इसमें आप लिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले लिखें मोशन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट इज द मोशन इन विच अ पॉइंट मास और एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ, इन विच अ पॉइंट मास और एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ। ये क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा लिखें रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? द डिफरेंट कंपोज्ड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, डिफरेंट कंपोज्ड, या आप उसको और सही से लिख लें, डिफरेंट पार्टिकल्स विच कंपोज द बॉडी आर इन मोशन along a straight line, each line being parallel to each other. क्या जिन पार्टिकल से कोई बॉडी बनी हुई है वो सारे के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं और वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कैसे? अगर मान लें कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रही है, कोई क्यूब स्लाइड कर रहा है, तो उस क्यूब का हर एक पार्टिकल प्लेन के पैरेलल स्लाइड कर रहा है। अगर मान लें कैसे अगर मान लें ये कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी ऐसे मोशन में जा रही है तो यहाँ पे यानी कि यहाँ जितने पार्टिकल्स होंगे सब के सब क्या होंगे? जैसे ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलग जा रहे हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल्स कंपोजिंग द बॉडी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन एंड दोज स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो मोशन है ये आपका कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट लिखें सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन अ पॉइंट मास और एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। किसी फिक्स पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पॉइंट मास या कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, वैसे अभी थोड़ी देर के हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट मास क्या होता है। कोई पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो वो क्या है? वो है आपका क्या? सर्कुलर मोशन। फिर लिखें रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल्स कंपोजिंग द बॉडी फॉलोज द concentric circular path. Center of all those circular path lies on a line which we call as axis of rotation. क्या? रोटेशन मोशन में किसी बॉडी की बहुत सारी जितनी भी कंपोज करने वाली पार्टिकल्स हैं, बॉडी को कंपोज करने वाली पार्टिकल्स, तो सब की सब कॉन्सेंट्रिक मतलब एक जैसी सर्कल, जिनका वो सारे सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। और सबका सेंटर कहाँ लाई करता है? एक ऐसे एक्सिस पे जिस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे? जैसे अगर मान लो कोई फैन है, अब उस फैन के 3 ब्लेड्स हैं। जैसे ये फैन है, फैन का एक्सिस है, यानी 3 ब्लेड्स हैं इसकी, कुछ इस ढंग से।
एज्यूम कर रहे हैं यहां पे तीसरा ब्लेड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो 3 ब्लेड है। अब मान लें यहां से तीसरा ब्लेड है, तो क्या हुआ, इस एक्सिस के अबाउट 1 ब्लेड 2 ब्लेड और तीसरा ब्लेड ये जब ये घूमेगा तो ये सब का सब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, उन सभी सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन मोशन में क्या होता है, रोटेशन मोशन में किसी भी पार्टिकल्स की जितनी भी किसी बॉडी की जितनी भी कंपोज करने वाली पार्टिकल्स हैं, दे ऑल फॉलो कंसेंट्रिक यानी कि सेम सेंटर वाली सर्कुलर पाथ्स को, एंड द सेंटर लाइज ऑन व्हाट, lies on axis which we call as axis of rotation. Then we have got one oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, लास्ट पीरियड्स में आएगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे, उस फिक्स पॉइंट को यूजुअली कॉल्ड एज मीन पोजीशन। तो फिक्स पार्टिकल के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, इधर 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 इधर, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो लिख सकते हैं oscillatory motion, the motion in which a particle shows what to and fro motion about a fixed point, about a fixed point. तो ये तो सारा मोशन का क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मोशन। ठीक है ना, हर एक मोशन का अपना अपना फीचर है, हर एक कैसे कैसे पार्टिकल्स का मोशन है, बल्कि और अच्छे से कहें तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स कंपोजिंग द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कंपोजिंग द बॉडी। फिर मोशन को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है, वो तरीका है क्या, कि किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है, किसी भी बॉडी का पोजीशन एक साथ कितने एक्सिस पे चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम मोशन को क्लासिफाई करते हैं। तो लिखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग द डिफरेंट एक्सिस, डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। इसके हिसाब से एक आता है आपका क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लिख लें, इन सच केसेस द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। वैसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट ही एक बार में मोशन चेंज करे। मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस अबाउट वन ऑफ द एक्सिस एट अ टाइम। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ ट्रेन गोइंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। यानी कि जो भी मोशन एक लाइन के लॉन्ग हो रहा होगा, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। लिखा जो मैंने मोशन वन डायमेंशन। Motion in 2 dimension, body changes its position along 2 axes at a time, along 2 axes at a time. कैसे, यूजुअली क्या होता है, एक मोशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे, अब कोई आपने स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांधा और उसको व्हर्ल करके घुमा के छोड़ दिया, जो स्टोन है वो हाइट पे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जो स्टोन है वो हाइट पे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये आपका एग्जांपल होगा मोशन इन 2 डायमेंशन का, जहां पे एक साथ 2 एक्सिस पे पोजीशन बदल। या इसका और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, कैसे, जैसे कोई बिलियर्ड्स का गेम हो रहा हो, इसको स्नूकर बोलते हैं, टेबल पे हमने क्या किया, बॉल को एक स्ट्राइकर से वो स्टिक से स्ट्राइक करके तो बॉल जिगजैग करके जा रहा है। यूजुअली जो भी मोशन एक प्लेन में होता हो, आप जानते हैं 2 एक्सिस को मिला के बनता है प्लेन, हम लोग पीछे वेक्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो प्लेन पे जो मोशन होता है वो क्या होता है, आमतौर पर 2 डायमेंशनल मोशन होता है। देन देयर इज मोशन इन 3 डायमेंशन। देखिए, इन सच केसेस द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस along 3 axes at a time. For example, जैसे मोशन ऑफ अ काइट, यूजुअली जो भी मोशन स्पेस में होगा वो 3 डायमेंशन होगा। तो पहचानने का तरीका यही है कि अगर स्ट्रेट लाइन के अराउंड हो रहा है तो 1 डायमेंशन है, प्लेन में हो रहा है तो 2 डायमेंशन है, स्पेस में हो रहा है तो 3 डायमेंशन है। ये सारा मोशन का क्लासिफिकेशन है।
इसके अलावा हम लोग आगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बचपन में ही पढ़े होंगे 9th क्लास में। यूनिफॉर्म मोशन में आप जानते हैं क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन का चेंज होता है। बस आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। देन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, change in position in equal interval of time is not equal. Change in position in equal interval of time is not equal. In fact उसको बोलते हैं accelerated motion. हालांकि जब आगे पढ़ेंगे, जब आइडियल लेवल तक पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा क्या, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे एक्सेलेरेशन है। उसको भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि जहाँ पे एक्सेलेरेशन इटसेल्फ इज कांस्टेंट, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जहां पे कि आपका एक्सेलेरेशन भी वेरी करता रहता है, लेकिन टोटलिटी में ओवरऑल वी हैव यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल पोजीशन का चेंज, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और पोजीशन का चेंज इक्वल नहीं। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के। अब शुरुआत करते हैं किसमें, जो मोशन की स्टडी के लिए हमको कुछ टेक्निकल टर्म्स चाहिए, उन टर्म्स के बारे में। वैसे आप जब भी ये वीडियो देखें तो याद रखिएगा, ये जितना पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे रहेगा। इस तरीके से हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, उसका भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 रहेगा। यानी कि आने वाले दिनों में जो भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उन सभी को लेक्चर्स में बांटेंगे। दूसरा एक चीज और ध्यान रखें, जो टॉपिक्स है वो तो एनसीईआरटी का रहेगा, लेकिन मैटर कंटेंट मेरा अपना रहेगा, यानी कि फिजिक्स जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट की है। और एक चीज़ कंफर्म है, आप जो भी आपको क्लास में पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट के सारे आप किसी भी बुक का, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इन केस यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, मैं बार बार अपने उसमें देता रहता हूँ, आप ईमेल पे या कमेंट बॉक्स में कोई भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। देखिए, टर्म्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मोशन। सबसे पहले आता है इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कभी कोई बॉडी इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ के कंपैरिजन में बॉडी की लेंथ को अगर हम नेग्लेक्ट कर सकें तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या? इफ अ बॉडी कवर्स सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट एज कंपेयर टू द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यू कैन नेग्लेक्ट द लेंथ ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, वी कॉल इट एज व्हाट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मान लें कोई ट्रेन है, वो दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो यूजुअली दो स्टेशन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। उस केस में एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द पाथ यू कैन नेग्लेक्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। देन वी हैव व्हाट? और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एनसीईआरटी के पीछे एक दो क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि डिसाइड वेदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऐसे वो कहता है कि कोई आपके पास मान लें से फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लास्क है, कोई बॉटल है, वो टेबल से नीचे गिरा, तो टेबल से जितना वो हाइट कवर करेगा उसके मुकाबले बॉटल के लेंथ को नेग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यूजुअली उस बॉटल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अभी मार्कर है, इस मार्कर को मैं आप इस ग्राउंड फ्लोर से जाके 4th फ्लोर से टपका दूँ तो टोटल हाइट के मुकाबले में इस मार्कर की लेंथ को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये मार्कर है, मैं इसी हाइट से गिरा हूँ, जितना ये हाइट कवर कर रहा है उसके मुकाबले इसका लेंथ इट इज नॉट नेग्लिजिबल, तो वन हैज टू कंसीडर द लेंथ। सिमिलरली ये क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट लेवल का, जैसे 100 मीटर की ट्रेन है और वो 1 किलोमीटर की पुल को पार कर रही है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या कहा? 100 मीटर की ट्रेन है, 1 किलोमीटर की पुल को पार कर रही है, आपको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस, अब उस ट्रेन को हम पार हुआ कब मानेंगे? जब ट्रेन का इंजन और लास्ट डब्बा दोनों पार कर जाए। जब ट्रेन का इंजन और लास्ट डब्बा दोनों पार कर जाए,
राइट। तो ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर और उधर आपका 1 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1000 मीटर, लगभग क्या 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर के मुकाबले 100 मीटर को कंसिडर किया जा सकता है, वहाँ पे उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको 100% 1000 + 100 यानी कि 1100 लेना पड़ेगा। वही 100 मीटर की ट्रेन अगर मान लें कन्या से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चली जाए, तो उतने लंबे चौड़े डिस्टेंस के लिए 100 मीटर की ट्रेन का लेंथ कोई मायने नहीं रखता, आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। बात चल रही थी एनसीईआरटी के पीछे की, तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइकिलिस्ट है, उसके कंधे पे एक बंदर है और साइकिलिस्ट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो बंदर को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो अगर वो सर्कुलर पाथ का रेडियस बहुत छोटा हुआ तो बंदर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन उसी सर्कुलर पाथ का रेडियस बहुत बड़ा हुआ तो आप बंदर को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। आप किसी दुकान वाले के पास जाएं और उससे आप 1000 रुपए की बुक्स खरीदें तो 2 रुपए का रबर का पैसा ऐसे छोड़ देता है, लेकिन आप किसी चीज से आप सिर्फ 2 रुपए का रबर 1 रुपए का पेंसिल लें और बोले कि नहीं 2 रुपए छोड़ दीजिए, कोई मायने नहीं होता, इट डजंट वोंट, वैसा नहीं करेगा। मतलब नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। लेकिन इफ एट ऑल, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, then as compared to the total length of the path, you can neglect the length of the object, and in that case the object is said to be a point object, right? So once again I must say, point object is what? If a body travels a very large distance, then as compared to the total length of the path, we can neglect what? We can neglect the length of the object, and we call the object as point object. Right? Second term is frame of reference. ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके बारे में हालांकि इस बार सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में 11th के उन्होंने उसमें काटा है, पता नहीं क्या समझ के काटा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना खास तौर पे लॉज ऑफ मोशन को समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर उसको हटाया भी है तो वन मस्ट स्टडी, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना मोशन की स्टडी बेकार है। आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएं बुक के हिसाब से, तो क्या कहा जाता है? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, a system of coordinates with clock with respect to which nature of motion of a body is done is said to be frame of reference. क्या? System of coordinates with a clock with reference to which the study of motion of a body is done. Study of motion of a body is done is said to be फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये तो उन्होंने बुक्स में ऐसा लिखा या जो भी लोग कहते हैं, मैं आपको समझाऊं क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या है। अब आप किसी पंडित जी के पास जाएं और पंडित जी से पूछें कि मेरा भाग्य बताइए, तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि कब और कहां पैदा हुआ। अब ये बात अलग है कि जिस समय हम पैदा हुए होंगे पंडित जी उस समय वहां नहीं रहे होंगे, उस जगह पे नहीं रहे होंगे, या अगर थे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो जिसको हम हिंदी में मतलब बना हुआ स्थान और उस समय जिसके आधार पे हमारे भाग्य के बारे में बता रहे हैं, बस खाली यहाँ चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं बोला है, स्पेस कोऑर्डिनेट बोला है। कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब क्या? स्पेस हो गया। अगर हम तीनों एक्सिस ले लें, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस ले लें तो उसमें सब कुछ आ गया। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी इसमें एक्स वाई जेड, अब उस एक्स वाई जेड से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ भी आ गया। मेरा कहने का मतलब है आप किसी ट्रेन को अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ले रहे हैं, किसी रूम को आप किसी रूम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ले रहे हैं, किसी बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ले रहे हैं, तो सबका सब उसी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही आ गया। एक कहावत है ना, हाथी के पांव में सबका पांव। क्या मतलब? अगर आपने कहा स्पेस, अब मैं सीधा कहूं एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस का सिस्टम, स्पेस आ गया। लेकिन उसमें पर्टिकुलर
बाउंड्री पर्टिकुलर बाउंडेशन, वो पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर बाउंड्री कैन से, बार बार मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर बाउंड्री, जिसके आधार पर मोशन की स्टडी करें, वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कैसे? अगर मान लें अभी मैं जिस हॉल से ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हॉल और अभी का टाइम जैसे शाम का 7 बजे, तो ये हॉल और ये टाइम शाम का 7 बजे, इसके हिसाब से अगर मैं किसी ट्रेन की, किसी कार की, किसी बाइक की, किसी बॉडी की मोशन की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर टाइमिंग और ये जो हॉल, ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। इसी तरीके से अगर मान लें 2 ट्रेन जा रही हैं, अब एक ट्रेन के अंदर रहते हुए दूसरे ट्रेन के मोशन की स्टडी करें, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है ये कहलाएगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साथ में टाइमिंग भी होना चाहिए। क्यों? अभी थोड़ी देर में देखेंगे। टाइम के साथ साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका नेचर बदल जाता है। एक चीज नोटिस करने की है, मैंने पंडित जी का जो एग्जांपल दिया वो ये सोच के दिया कि पंडित जी हमारे जन्मने के समय थे या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी फ्रेम में हैं या नहीं है, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप उसके बिना भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कैसे? अगर मान लो मैं अभी कहता हूं कि कल सुबह तुम एक ट्रेन में बैठोगे और तुमको उस ट्रेन की वेलोसिटी इतनी दी हुई है, कितनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या कितनी देर में तुम पटना से बॉम्बे पहुंच जाओगे, तो यू कैन कैलकुलेट इट, उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अभी तो जरूरी नहीं कि उस समय स्टेशन पे रहे या वो बॉम्बे में रहे या ट्रेन में रहे। मेरा कहने का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर का रहना कोई जरूरी नहीं है, उसके बिना भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वर उस फ्रेम में है तो आप अगर ऑब्जर्वर उस फ्रेम में है तो इट इज वेल एंड गुड। सो इट इज बाउंड, यू कैन से दैट, वैसे मैं इसको और अच्छी सरल भाषा में बोलूं, डेफिनेशन जो लिखा सो लिखा, एक अच्छी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि इज द बाउंडेड स्पेस। बाउंडेड मतलब क्या? घिरा हुआ नहीं, मतलब हमको पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पर्टिकुलर स्पेस लेना है। इट इज अ बाउंडेड स्पेस एंड टाइम, वो टाइम विद रेफरेंस टू विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो अब वो जैसे मैंने कहा कि ये 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक ट्रेन के हिसाब से दूसरे ट्रेन के मोशन की स्टडी करें, तो पर्टिकुलर टाइम और ट्रेन जिस ट्रेन के हिसाब से मोशन की स्टडी कर रहे हैं, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप उस ट्रेन में हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी यू कैन विद डाटा यू कैन कैलकुलेट कि कैसा मोशन होगा, क्या होगा, पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर आज की डेट में 30 साल पहले की घटना के बारे में पंडित जी से पूछा जाए तो बता सकते हैं उस समय कैसा वो था, नक्षत्र था, कैसा तारा था, कैसा प्लेनेट था, बता सकते हैं। और अगर उस समय वो थे तो और अच्छी बात है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो तो और कह सकते हैं कि वो लाइव एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्या, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि बाउंडेड स्पेस एंड टाइम, समझाने के लिए वैसे डेफिनेशन मैंने दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों? जब x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे तो सब कुछ उसी में आ गया, तो वो सब सारा कुछ उसी में आ जाता है। तो इट इज द बाउंडेड स्पेस एंड टाइम विद रेफरेंस टू विच वी स्टडी द मोशन। बंधा हुआ स्थान और समय, वो स्थान भी उस स्पेस का हिस्सा हो गया। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2 तरीके का होता है, एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें, फिर आपको समझाते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either at rest or has constant velocity. It is a frame of reference which is either at rest or has constant velocity. Non-inertial means it is a frame of reference which has acceleration or retardation. Which has acceleration or retardation. Note करके Newton's first law does not hold properly, does not hold good properly in case of non-inertial frame. Newton's first law of motion does not hold good properly in non-inertial frame. अब क्या है मैंने लिखवाया उसको अभी समझाता हूं डिटेल में। अब देखिए क्या चीज है, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो कि या तो रेस्ट पे रहेगा या उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे अगर मान लें मैं इस हॉल में क्लासरूम से जो लेक्चर दे रहा हूँ, ये सब रुका हुआ है मेरे लिए, तो ये इसके हिसाब से अगर मैं किसी दूसरे बॉडी के मोशन की स्टडी करूँ तो ये जो फ्रेम है इस समय कैसा इनर्शियल।
अगर मैं एक एक्सीलरेटिंग कार में बैठ जाऊं और उस एक्सीलरेटिंग कार से बाहर किसी दूसरे कार के मोशन की बात करूं तो जो एक्सीलरेटिंग कार है वो क्या है, नॉन इनर्शियल। लेकिन वही कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, ध्यान रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल। यानी कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, बॉडी का नहीं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर बॉडी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई ट्रेन है, दोनों ट्रेन रुकी हुई है, तो 2 के लिए 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लेंगे तो इनर्शियल है, 1 के लिए 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो इनर्शियल है। और अगर मान लें ट्रेन 2 कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है और अब हम ट्रेन 1 की स्टडी करना चाहते हैं, तो ट्रेन 2 जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है फॉर ट्रेन 1। और अगर वो ट्रेन 2 के पास एक्सेलरेशन आ गया तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। यानी कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास, बॉडी के पास नहीं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपने 9th क्लास में सुना होगा। जैसे कोई बॉडी है, कोई मैरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो भी कोई उस फ्रेम उसमें है, मेरी गो राउंड में घूमते हुए झूले में गोल गोल झूला होता है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन है, तो वो मेरी गो राउंड कैसा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, कैसा है, नॉन इनर्शियल। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन आ गया तो वो नॉन इनर्शियल है, और अगर एक्सेलरेशन इवन रिटार्डेशन यानी कि डिक्सेलरेशन भी आ गया तो नॉन इनर्शियल है। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है तो वो क्या है, इनर्शियल। जैसे पंडित जी बताते हैं क्या, 2 तरह का भाग्य, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली कौन, जिसके प्लैनेट्स में उथल पुथल नहीं है, वो क्या सौभाग्यशाली, इनर्शियल फ्रेम। अब वो जिसके प्लैनेट्स में बहुत उथल पुथल है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। प्रैक्टिकली कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है, एक दिन सबकी डेथ होनी है। मतलब क्या, प्रैक्टिकली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस फ्रेम में, जैसे हम अर्थ के फ्रेम में हैं, तो अर्थ के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, वो तो सब जगह है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। क्यों, जैसे एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन के मोशन की बात करें तो स्मॉल जी का वैल्यू एक ट्रेन में भी है और दूसरे ट्रेन में भी है, तो रिलेटिव, क्योंकि मोशन इज द रिलेटिव टर्म। तो जैसे अगर मान लें 2 ट्रेन जा रही है, इसके पास भी स्मॉल जी का वैल्यू है, इसके पास भी स्मॉल जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी, तो दोनों के पास एक्सेलरेशन है, सेम है, तो रिलेटिव क्या हो गया, 0। रिलेटिव क्या हो गया, 0। अब क्या है, अब अगर मान लें किसी एक ट्रेन के पास अपना एक्सेलरेशन आ गया, जैसे मान लें किसी के पास एक ट्रेन के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दूसरे के पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू दोनों के लिए था ना, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड इसके पास एक्स्ट्रा है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाली फ्रेम कैसी है, नॉन इनर्शियल। दोबारा सुने, वैसे प्रैक्टिकली भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है। क्यों नहीं इनर्शियल है, क्योंकि हर एक फ्रेम के पास स्मॉल जी का एक्सेलरेशन जरूर होगा। स्मॉल जी से मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि वो सबके पास है, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो इस वजह से हम इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं, राइट। और वैसे नॉन इनर्शियल के लिए फिर मैंने क्या कहा कि अगर किसी फ्रेम के पास अपना एक्सेलरेशन है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया, अब मान ली 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन के पास स्मॉल जी का वैल्यू सबके पास है ना, लेकिन अगर मान ली एक ट्रेन के पास, एक ट्रेन आप खुद एक्सेलरेट कर रही है, उसके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो वो जो ट्रेन है उसके पास अपना एक्सेलरेशन आ गया, वो क्या है, नॉन इनर्शियल। यानी कि कोई भी फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, उसका भी हमको देखना पड़ता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव कंपेरेबल एक्सेलरेशन क्या है। जैसे अगर मान लें 2 फ्रेम है S और S डैश, और दोनों के पास एक्सेलरेशन A और A डैश है, अब डिसाइड करना हो कि दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल है या इनर्शियल है। तो S के पास एक्सेलरेशन A है, S के पास A डैश है। अगर मान लें S और S डैश सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि अगर वेक्टरली माइनस करेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। यानी कि S डैश के लिए S और S के लिए S डैश दोनों कैसा बन गया, इनर्शियल। दोनों कैसा बन गया, इनर्शियल। अब वही चीज अगर मान लें
कि वो एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक का ज्यादा हो एक का कम हो, तो आपको कोई ना कोई रिलेटिव एक्सेलेरेशन का वैल्यू मिलेगा। उस केस में क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। यानी कि वेदर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, दैट टू डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ दैट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स, विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स। जैसे कैसे, अब स्मॉल जी सब जगह एक था, इनर्शियल ले लिया। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है, सभी दुर्भाग्यशाली हैं, सबको मरना है। ये सब लोग एक दूसरे को देख के खुश है, वो मरेगा तो हम भी मरेंगे। फिर भी हम सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली लाते हैं कैसे, क्राइटेरिया बदल जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सौभाग्यशाली, जिसके पास कम पैसा वो कम सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। सेम यहां पर है, क्या स्मॉल जी का वैल्यू होने के बावजूद भी अगर एक फ्रेम के पास कुछ एक्सेलरेशन है दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया जा सकता है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एस और एस डैश का, एक के पास एक्शन ए है, एक के पास एक्सेलरेशन ए डैश है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो, कौन एक्सेलरेशन, तो फिर वो दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कुल मिला के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल कब, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी रहे। ध्यान रहे मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। यानी कि भाग्य की बात कर रहे हैं किसकी, किसी पर्सन की, और कंडीशन किसका देख रहे हैं, प्लैनेट का। तो यहां पे जो बात चल रही है किसकी बात चल रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, बॉडी की नहीं। और अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन हुआ या फिर रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन हुआ, तो क्या है, नॉन इनर्शियल। बाकी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ प्रॉपर्ली सही नहीं बैठता है, खासतौर पर फर्स्ट लॉ, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। वो लॉज ऑफ मोशन का काम है, वहाँ पे बहुत कुछ बताएंगे आपको। वहाँ पे एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे आपको उसको डिटेल के बारे में बताएंगे। वैसे भी क्या है, किसी पंडित जी के पास जाएं, मौलवी साहब के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, किसी भी धार्मिक गुरु के पास जाएं, वो आपको सब कुछ बता देगा, मरने से बचने का उपाय नहीं बता सकता। यानी कि जो दुर्भाग्यशाली है वो है तो है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सब कुछ फेल है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो उसमें आपको सीडो फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, तो कुल मिला के हमने अभी बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा और एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम इसको आगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। और साथ में मैं अब याद दिला रहा हूँ कि बीच बीच में हम लोग मैथ्स का लेक्चर्स डालते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स का कुछ सेक्शन है जिसकी फिजिक्स में हम जरूर